बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में संकलित द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत एकांकी के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। 8 एकांकी आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। उसी क्रम में आज 7वां एकांकी वह जा न सकी, जिसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, के संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वह जा न सकी एकांकी के पात्रों का परिचय प्रदान कर देती हूँ। शैलेंद्र प्रमुख पात्र है। वह एक लेखक है, साहित्यकार है और अपनी रचनाओं के माध्यम से और अपनी सुलझी हुई सोच के माध्यम से समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। इसके साथ दूसरा महत्वपूर्ण पात्र है शारदा। ज़्यादातर यही पात्र एकांकी में हमको दिखाई देता है। वह प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेंद्र की पत्नी है और एकांकी में शारदा को एक ऐसे पात्र के रूप में या ऐसे चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है जो अपनी परिस्थितियों के कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और घर को छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटती है कि वह वहाँ से जा नहीं सकती और जा नहीं पाती, और इसीलिए एकांकी का नाम रखा गया है और वह जा ना सकी। बिल्कुल इसके अनुकूल है नामकरण इसका। दूसरा एक अन्य पात्र है शरद, जो इन दोनों का पुत्र है, शैलेंद्र और शारदा का पुत्र है। शशि एक पड़ोसिन है और शारदा की सखी भी है। शारदा उससे अपने मन की बात कह लेती है और जो कुछ आवश्यकता पड़ती है उससे जरूरत के हिसाब से उससे सामान उधार लेन देन का उसका व्यवहार चलता रहता है। श्रीधर शैलेंद्र और शारदा का एक पारिवारिक मित्र है। सखी नाम के एक पात्र है जो बहुत अल्प समय के लिए एकांकी में आती है। यह शारदा की सखी है, मित्र है, तो सखी का ही नाम दिया गया है। और शीला एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र है जो शैलेंद्र की प्रशंसक है और उसकी एक मित्र भी है, और इसी की उपस्थिति के कारण शारदा के व्यक्तित्व में या शारदा के व्यवहार में बदलाव आता है, उसकी सोच में बदलाव आता है। अब हम एकांकीकार विष्णु प्रभाकर का थोड़ा आपको परिचय दे दें। वैसे तो विष्णु प्रभाकर एक महत्वपूर्ण एकांकीकार हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी उनके संबंध में कुछ मैं आपको बताना चाहूंगी। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों में आपका महत्वपूर्ण स्थान है और विष्णु प्रभाकर ने फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से प्रभावित वो दिखाई देते हैं और उसका प्रभाव उनके एकांकियों पर पड़ा है। इस दृष्टि से इनके एकांकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन्होंने एकांकी में जिन चरित्रों का प्रयोग किया है वह चरित्र गहरे अंतर्द्वंद से जूझते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फ्रायड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का प्रभाव इनके एकांकी के चरित्रों पर हमें देखने को मिलता है। वस्तुतः विष्णु प्रभाकर का जो लेखन है उसमें सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति भी हमको देखने को मिलती है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सामाजिक जीवन की एक प्रभावशाली शक्तिशाली झांकी हमें इनके साहित्य में देखने को मिलती है, एकांकियों में भी देखने को मिलती है। और एक बात और इनके संबंध में विशेष उल्लेखनीय है कि विष्णु प्रभाकर जी गांधीवादी विचारधारा के समर्थक हैं या उससे प्रभावित हैं। इसलिए हम देखते हैं कि उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं और भारतीय संस्कृति का रूप भी हमको दिखाई पड़ता है। विष्णु प्रभाकर जी ने मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं को व्यंग के धरातल पर भी चित्रित किया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन की विविध पक्षों के साथ ही साथ उसके जीवन की पीड़ाओं को भी जीवंत रूप प्रदान किया है अपने साहित्य में।
आधुनिक सामाजिक व्यवस्था का यथार्थ चित्र भी उनके साहित्य में हमें देखने को मिलता है और विविध प्रकार की मानवीय और सामाजिक समस्याओं का उन्होंने मौलिक विश्लेषण अपने साहित्य में प्रस्तुत किया है। यहाँ इनके साहित्य में हमें बुद्धि, विवेक और मनोविज्ञान आदि का विश्लेषण देखने को मिलता है। विष्णु प्रभाकर जी ने बहुत अधिक सशक्त सामाजिक एकांकियों की रचना की है और साथ ही भारत के नव निर्माण और राजनीति से संबंधित भी अनेक एकांकी आपने लिखे हैं। उनके कुछ एकांकियों का परिचय मैं आपको प्रदान करना चाहूंगी, जिनमें से प्रसिद्ध एकांकी हैं इंसान, संघर्ष के बाद, प्रकाश और परछाई, गीत और गोली, स्वाधीनता संग्राम इत्यादि। कहने का अभिप्राय यह है कि आपके एकांकियों का जो पटल है बहुत विस्तृत है, फलक बहुत व्यापक है। आपने अनेक प्रकार के विषयों को छुआ है, चाहे वो सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो अथवा राष्ट्र की समस्याओं से संबंधित हो। विविध प्रकार के विषयों को छू करके आपने एकांकियों की रचना की है। आपने कुछ प्रसिद्ध ध्वनि एकांकियों की भी रचना की है। उनका प्रसारण रेडियो आदि पर भी हुआ है और आपके रेडियो पर प्रसारित होने वाले एकांकियों में दरिंदा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जिस एकांकी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं या जिसके संबंध में हम आपको विस्तार से उसका परिचय देंगे, वह एकांकी है और वह जा न सके। यह एकांकी घटना प्रधान एकांकी है, जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक कौतूहलता बनी रहती है और कौतूहलता के साथ साथ इसमें आकस्मिकता का भी जो है हमें पुट देखने को मिलता है। एकांकी का जो नायक है शैलेंद्र, वह एक प्रतिभाशाली रचनाकार है। ज्यादातर लोग उससे प्रेम करते हैं। वो केवल प्रतिभाशाली साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ व्यक्ति भी है, तो उसके आसपास के लोग, उसके परिवेश के लोग, मित्र आदि उससे बहुत प्रेम करते हैं और विविध विषयों पर सलाह लेने के लिए उसके पास आते हैं। इस कारण उसके घर में हमेशा एक चहल पहल बनी रहती है, लोगों का आवागमन बना रहता है। शैलेंद्र बहुत अधिक प्रतिभाशाली है, तो शारदा नाम की एक युवती जो उसकी पत्नी है, उस पर मुग्ध होकर के उससे प्रेम विवाह करती है। उसकी प्रतिभा पर, उसके साहित्य लेखन पर वह मुग्ध हो जाती है, लेकिन जब विवाह करके वो उसके साथ रहने लगती है तब उसे पता चलता है कि शैलेंद्र की जो घर की आय है वह उसके खर्चों के हिसाब से बहुत ज्यादा है। घर में आने वाले मेहमानों के खान पान की व्यवस्था करना, उनके चाय नाश्ते की व्यवस्था करना, घर चलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसी सब में पटरी बिठाते बिठाते उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन वह शैलेंद्र के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखती है, उसकी रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती है। वह नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से उसके पति के सम्मान में कहीं कमी हो। आने वाले लोग जो शैलेंद्र के पास अक्सर आए बैठे रहते हैं और भोजन करके ही जाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो भोजन किए बिना जाते नहीं हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करना उस आमदनी में बहुत कठिन होता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो सारी व्यवस्थाएं करती है और अपने पति के सम्मान की रक्षा के लिए वह सदैव प्रयत्नशील हमें एकांकी में दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त वह एक स्वाभिमानी स्त्री भी है जो दूसरों के सामने झुकती नहीं है और अपनी पति की मान सम्मान की रक्षा करते करते, उसकी प्रतिभा का की रक्षा, उसको संभालते संभालते उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने के साथ साथ थोड़ा झगड़ालू भी हो जाता है और इसी कारण वे एक अपनी पड़ोसन, जिसका नाम उपन्यास में शशि है, जो उससे भी वो झगड़ा कर बैठती है। इसी बीच एकांकी में एक शीला नामक महिला की उपस्थिति होती है, या उसकी कहा जाए एंट्री होती है। वह प्रवेश करती है और इस महिला को एकांकीकार ने शैलेंद्र पर आसक्त दिखाया है और वह अपने परिवार से अलग होकर के यहाँ पर
शैलेंद्र के साथ ही रहना चाहती है। इधर अपने स्वभाव के कारण शारदा भी घर छोड़ करके जाना चाहती है और इस बात का उल्लेख एकांकी में अनेक बार शारदा ने अपने मुख से किया है। वो परेशान हो जाती है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते देखते। लेकिन शैलेंद्र बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति है और शारदा के महत्व को पहचानता है। जब शीला शैलेंद्र से उसके साथ रहने की बात कहती है तो शैलेंद्र स्पष्ट शब्दों में उससे कहता है कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन उसी समय तक तुम यहाँ रह सकती हो जब तक शारदा उसकी अनुमति तुमको देगी, क्योंकि शारदा के बिना ना तो इस घर की कल्पना की जा सकती है और ना मेरी ही कल्पना की जा सकती है। शारदा शीला के साथ शैलेंद्र के इस वार्तालाप को सुन लेती है और वह घर छोड़ करके जाने का जो विचार है वो त्याग देती है। वस्तुतः वो अपने घर से, अपनी गृहस्थी से, अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती है। उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। वो उस घर को छोड़कर जा भी नहीं सकती, लेकिन परिस्थितियों से वो बहुत अधिक चिड़चिड़ी और विवश हो जाती है। लेकिन जब वह शैलेंद्र और शीला के वार्तालाप में शैलेंद्र के शब्दों में अपने लिए मान सम्मान पाती है, अपने महत्व को महसूस करती है, तो वह उसका मन एकदम बदल जाता है और वह अपने इस विचार को पूरी तरह से त्याग देती है और मन ही मन शायद पश्चाताप करने लगती है कि वो व्यर्थ ही शैलेंद्र पर क्रोध करती है। और इस तरह से वो है घर छोड़कर जाने का पक्का इरादा किए होने के बावजूद भी उस घर को छोड़कर नहीं जा पाती। और उसका कारण है शैलेंद्र का उसके प्रति एकनिष्ठ प्रेम, उसके प्रति विश्वास और उसके प्रति भरोसा।